हेयरिंग लॉस किस किस सूरत में होता है? कोई ऐसा ट्रॉमा, कोई ऐसी बीमारी कि जिससे आपकी हेयरिंग लॉस प्रॉब्लम हो सकती है? देखिए, हेयरिंग लॉस की जो बुकिश चीज़ें हैं वो तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन यूजुअली हमारी इन्वायरमेंट में हम जिस चीज़ को देखते हैं वो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, नॉइज़ पोल्यूशन है। फिर आजकल एंजाइटी और टेंशन जो इकोनॉमिकली हमारे यहाँ चल रही है, ये बहुत बुरी है हेयरिंग के लिए। बिकॉज़ जब आप मेंटली रिलैक्स नहीं हैं तो सबसे पहला असर आपकी हेयरिंग पे पड़ता है, होगा। क्योंकि आप हर चीज़ जिससे भी कम्युनिकेट कर रहे हैं आप सुन रहे हैं, तो आप उस चीज़ के ऊपर जब इम्पैक्ट आता है तो आपकी हेयरिंग डिटेरियोरेट करती है। और इवन जिसका हेयरिंग लॉस होता है तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ जो हिट होती है वो उसकी हेयरिंग ही होती है कि वो डिटेरियोरेट हो जाती है और कम हो जाती है और उसकी अंडरस्टैंडिंग और मुश्किल हो जाती है। सही। कोई ख़ास ऐसी स्पेसिफिक बीमारी भी है जिससे हेयरिंग आपकी लॉस हो जाती है? जी, वो जैसे गर्दन तोड़ बुखार है, अच्छा। मेनिंजाइटिस और कुछ एक्सीडेंट की सूरत में, रोड एक्सीडेंट? ट्रॉमा तो देखें जी, वो तो किसी भी पार्ट के ऊपर हो, आपका एक्सीडेंट हो तो वो डैमेज हो सकता है। बट ईयर के लिए अगर हेड इंजरी है तो हेड इंजरी में आपका हेयरिंग लॉस भी होता है। और हेड इंजरी में एक हमारी प्रॉब्लम आती है टिनाइटिस। टिनाइटिस इज़ एक्चुअली ये होती है कि आपके कान में एक मुसलसल शोर रहना शुरू हो जाता है। वो जो लोग कहते हैं सीटी की आवाज़ आ जी, रही है। सीटी की आवाज़ है, बजिंग है, हवा की तरह की आवाज़ है, जैसे आंधी चल रही है, इस तरह की। ये मुख्तलिफ कानों में मुख्तलिफ किस्म का शोर होता है। सही। तो जब आपकी हेड इंजरी होती है तो उसमें वो प्रॉब्लम भी आपको साथ आती है। डॉक्टर साहब, पैदाइशी तौर पर अगर बच्चा क़ुव्वत समात से महरूम पैदा हो रहा है तो ये काबिल इलाज होता है? जी बिल्कुल काबिल इलाज है, आजकल के दौर में काबिल इलाज है। अच्छा। ये जो सर्जरीज़ कुछ अवेलेबल हैं जिसके हम कॉक्लियर इम्प्लांट कहते हैं, वो उन्हीं बच्चों के लिए की जाती है यूजुअली जो कंजेनिटल डेफनेस के साथ आते हैं, यानी कि पैदाइशी बहरापन के साथ आते हैं। उनके कुछ टेस्ट होते हैं जो टेस्ट करके हम उनको एवेलुएट करते हैं कि उनका हेयरिंग लॉस क्या है। अगर तो उनका जो लॉस है वो हेयरिंग एड्स के साथ रिकवर हो सकता है तो हम उसको करते हैं। अगर लॉस इतना ज़्यादा है कि हेयरिंग एड के साथ रिकवर नहीं हो सकता तो फिर ये सर्जरी प्लान की जाती है, विच इज़ कॉल्ड कॉक्लियर इम्प्लांट। इसको सादा ज़ुबान में आप ये कह लें कि आपका जो नेचुरल सिस्टम है हेयरिंग का, उसके अंदर एक ऐसी डिवाइस लगा दी जाती है जो आर्टिफिशली सिग्नल्स जनरेट करके आपको ब्रेन को देती है और बच्चा उसके साथ सुनना शुरू कर देता है। अच्छा। अब उसमें ये जिद्दत और ये है कि पहले हम ये होता था कि ये ऑपरेशन को 4 साढ़े 4 घंटे लगते थे करते हुए। अब इतनी जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है और डॉक्टर्स इतने एक्सपर्ट हो गए हैं सर्जरी करते हुए कि वो 1 से 1.5 घंटे में बड़े आराम से सर्जरी हो जाती है। और ये परमानेंट इलाज है, लाइफ ये लॉन्ग आपको परमानेंट इसका इलाज कोई है जी प्रॉब्लम बिल्कुल। उसमें 2 हिस्से हैं उस डिवाइस के। एक हिस्सा कान के अंदर लगाया जाता है जो आपकी स्कल के अंदर लगता है, और दूसरा हिस्सा आउटसाइड द स्कल लगता है एंड दे जॉइंट मैग्नेटिकली। ओके। क्योंकि अंदर वाला जो हिस्सा वो जिसको आला समात कहते हैं, आला समात तो कान के ऊपर लग जाता है, वो आप जब चाहें उतार सकते हैं, लगा सकते हैं। जो इम्प्लांट है, इम्प्लांट देखें कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप इम्प्लांट मेडिकल टेक्नोलॉजी में बोलते हैं, वो ऐसी चीज़ होती है जो फिक्स हो जाती है, फिक्स कर दी जो निकल नहीं सकती, उतारी नहीं जा सकती। सो अंदर वाला जो पार्ट है दैट इज़ इम्प्लांट। एक्सटर्नल इम्प्लांट जो लगता है दैट इज़ डिवाइस, जो हेयरिंग डिवाइस कह लें या उसका प्रोसेसर होता है। प्रोसेसर का काम ये होता है कि आवाज़ को रिसीव करता है, उसको इलेक्ट्रॉनिकली डिज़ाइन करता है, जो उसको हम कंप्यूटर के साथ वी कॉल इट मैपिंग, और वो जिस तरह से बच्चे का नुकसान होता है कान में उसी के तरीके से उसको प्लान किया जाता है कि ये किस तरह की आवाज़ बच्चे के कान में चाहिए, और उसी की फ्रिक्वेंसी और इंटेंसिटी दोनों को हम एडजस्ट करके उसको आवाज़ को कान के जो अंदर इम्प्लांट लगा हुआ है उसको देते हैं। अंदर वाला हिस्सा उसको रिसीव करता है और सिग्नल के थ्रू आपके ब्रेन को ट्रांसमिट करता है। ठीक हो गया। मुसलसल जिनका गला ख़राब रहता है, रेशा रहता है, उन लोगों के कान भी मुतासर रहते हैं, कानों में रेशा आ जाता है। जी बिल्कुल। तो वो प्रॉब्लम करता है आपकी क़ुव्वत समात, उससे मुतासर हो सकती है मुसलसल इस कंडीशन में रहना? इसमें 2 चीज़ें हैं एक्चुअली। जो गला है वो आपका जंक्शन है, ईयर, नोज़ एंड थ्रोट। हाँ, तीनों आपके लिंक्ड होते हैं, लिंक्ड हैं गले में आके। और होता ये है कि आपकी एक नाली जो नाक से निकलती है और कान में जाती है। आपने अक्सर फील किया होगा कि आपको अगर फ्लू हो गया तो आपकी समात भी मुतासर हो जाती है। ऐसे ही आपको अक्सर ना वो कान में भी ऐसे शां 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 की आवाज़ें आ रही होती हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि आपकी जो नाली यूस्टेकन ट्यूब यहाँ से निकलती है और कान में जाती है,
और आपके कान का पर्दा जो है, आपको सिंपली ये समझिए कि ये इस तरीके से है जैसे एक स्पीकर का डायफ्राम होता है। आप चूँकि आवाज़ और तस्वीर से लिंक है, तो आपका स्पीकर जो होता है वो 0 डिग्री पे बेस करता है, उसका जो डायफ्राम जिसको आप पर्दा कहते हैं उसका। अगर उसको आप प्रेस कर देंगे माइनस में चला जाएगा, या उसको आप बाहर खींच लें तो पॉजिटिव में चला जाएगा। आप किसी भी सूरत में उसको करेंगे तो आवाज़ नहीं आएगी। आवाज़ वो जो स्पीकर को प्रॉपर देनी चाहिए वो नहीं देगा जी। इसी तरीके से आपके जो कान का पर्दा है ये भी हवा में मुअल्लक है। आपका जुड़ा हुआ तो है साइडों से, लेकिन इसके दोनों साइड पे एयर है। इधर से आपके कान की नाली से एयर जा रही है, अंदर से आपको अल्लाह ताला ने यहाँ से एक नाली दी है जो हवा लेके पर्दे के पीछे आती है। तो पर्दे का लेवल जो है वो 0 होना चाहिए। अगर वो प्लस डिग्री पे आ जाएगा, प्लस पे चला जाएगा या माइनस पे चला जाएगा, तो दोनों सूरतों में आपकी समात मुतासर होगी। ओके। और ज़ुकाम में या फ्लू में ये होता है कि आपकी वो जो नाली नाक से आ रही है वो चोक हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है। आप अक्सर देखें, हम लोग कहते हैं कि आप कोई पेशेंट आता है, हम कहते हैं ब्लो करें, नाक बंद करके आप ब्लो करें ताकि आपको पता चले कि आपकी नाली खुलती है या नहीं खुलती है। अगर वो खुलती है तो आपके कान के पर्दे के पीछे वो प्रेशर जाता है और आप उसको फील करते हैं कि कान मेरा खुल गया। तो एक्चुअली रीज़न ये होती है कि अब जब आप फ्लू है तो वो नाली बंद हो जाती है। कुछ लोगों को ना एलर्जी के सिम्टम्स होते हैं, छींकें बहुत ज़्यादा आना, खांसी रहना, किसी स्पेसिफिक स्मेल से एलर्जी हो जाना, उस सूरत में भी फ्लू होता है। तो ये मुतासर करता है आपकी जी, अगर तो देखें आपकी वो ट्यूब अगर परमानेंट बंद हो जाती है तो वो आपकी समात के लिए मुतासर होगी, बिल्कुल अच्छा होगी। कान की सफाई कितनी मैटर करती है? क्या उसमें भी आप हेयरिंग लॉस कर देते हैं? कुछ लोग बड़ी आदतन होता है ना, सफाई पसंद होते हैं, उसके चक्कर में नहा के ज़ोर ज़ोर से कान साफ़ कर रहे हैं, अक्सर कान में तेल डालते भी मैंने मदर्स को देखा है। तो ये कान की सफाई बता दें। ये जो पुरानी चीज़ें हैं जो उसको हमें छोड़ना चाहिए। आप ये देखें कि कान में कोई भी चीज़ आप डालते हैं तो आपका जो पर्दा है उसने आपके कान की नाली को बंद किया होगा, उससे आगे कुछ नहीं जा रहा। ठीक है। तो आप अगर कुछ में ऑयलिंग करते हैं, कोई और चीज़ डालते हैं तो सिर्फ पर्दे तक जाएगी, उससे आगे नहीं जा सकती। ठीक है। और वो रुक जाएगी वहाँ पे। और अल्लाह ना करे कि अगर आपके पर्दे में सुराख है, इन्फेक्शन हो गई है, रप्चर हो गया हुआ है, कोई और इशू है, तो वो जो भी आप केमिकल ऑयल जो भी चीज़ आप डाल रहे हैं वो पर्दे से आगे गुजर के सिस्टम तक चला जाएगा और वो बहुत ज़्यादा ख़राबी करता है। तो एक तो ये है कि कान में तेल डालने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि कान की सफाई ज़रूर करवाएं। उसकी वजह ये है कि आपकी जो स्किन है एक्चुअली ये आपकी वैक्स प्रोड्यूस करती है। वैक्स कहीं बाहर से नहीं जाती, कोई डस्ट नहीं जाती। ये अल्लाह ताला ने आपके कान में ऐसा मैकेनिज़्म बनाया हुआ है कि कोई भी चीज़ कान से बाहर से अंदर नहीं जा सकती। ओके। और उसमें अंदर बाल लगे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर जो वैक्स है, कान के अंदर वैक्स होना भी ज़रूरी है। अच्छा। बिकॉज़ ये अल्लाह ताला ने आपको एक प्रोटेक्शन लेयर दी हुई है कान के अंदर कि कोई किसी भी वजह से कोई कान में कीड़ा, कोई ऐसी चीज़ चली जाती है तो आपकी वैक्स आप देखो स्टिकी होती है, तो वो चीज़ वहाँ पे जम जाती है, वो आगे ट्रैवल नहीं कर सकती कान के पर्दे तक। और से अगर कोई चीज़ चली भी जाती है तो वो आपको फ़ौरन आपके कान बताता है कि कोई चीज़ गड़बड़ हो गई है या पेन होना शुरू हो जाती है। तो ये तो कान की सफाई और कान की वैक्स की है। दूसरा ये है कि कान में जो आप क्यू टिप्स यूज़ करते हैं या ईयरबड्स, जो कॉटन बड्स हम यूज़ करते हैं, वो तो बिल्कुल ही यूज़ नहीं करने चाहिए। या कोई भी लोग अक्सर आप देखते हैं वो चाबी से कान साफ़ कर रहे होते हैं या कानों को खुजा रहे होते हैं, ये बहुत ही ख़तरनाक है।